आप सभी का बहुत बहुत स्वागत टॉक शो विद मैडी में। और आज मेरे साथ बिहार की एक ऐसी जानी मानी हस्ती हैं, एक ऐसी शख्सियत जो कि पूरे बिहार के चिकित्सा जगत के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। उन्होंने बिहार के चिकित्सा जगत के लिए बहुत कुछ किया है और साथ ही साथ चिकित्सा के पेशे में रहते हुए उन्होंने धर्म की भी उतनी ही सराहना की, रक्षा की और सदा धर्म के पथ पे चले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्याम नारायण आर्य जी की, डॉक्टर एस.एन. आर्य, जो कि एक जानी मानी हस्ती हैं। और आज इस टॉक शो में हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। आइए चलते हैं। प्रणाम डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें डॉक्टर साहब ने अपना कीमती समय दिया। और मेरा भी सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वजन हमारे यहाँ पधारे हैं और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने उस ज़माने में पटना में प्रैक्टिस शुरू की जब सुविधाएं काफ़ी कम हुआ करती थी। उस ज़माने में आपने आर्य भवन में सुबह 4 से 5 बजे जो मरीजों की सेवा का जो क्रम शुरू किया, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो मिली मुझे अपने पूज्य पिताजी से। वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, दीघा में प्रैक्टिस करते थे। उनकी फीस 2 आने थी उस ज़माने में। तो उन्होंने मुझे बचपन से कह रखा था कि तुमको डॉक्टर बनना। तो मैंने मेडिकल में कम्पीट किया, पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। वहाँ से MBBS किया, MD किया। सरकार का एक स्कॉलरशिप मिला तो इंग्लैंड गया, वहाँ से MRCP करके आ गया। तो प्रेरणा तो वहीं से पिताजी से मिली मुझे। आज के दौर में अमूमन डॉक्टर्स इलाज से पहले डायग्नोसिस शुरू करते हैं, लेकिन आप उस दौर के डॉक्टर हैं। आप ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने कभी भी मरीज़ को डायग्नोज नहीं किया। आपने सीधे चेहरे के हाव भाव, मरीज़ों की बातों को सुनकर सीधा मर्ज़ को पकड़ लेने का काम किया है। तो आप आज के युवा डॉक्टरों को क्या सलाह देना चाहेंगे? चिकित्सा विज्ञान है भी है और कला भी है। तो उसमें चिकित्सकों की जब पढ़ाई होती है, विद्यार्थियों की चिकित्सा शास्त्र की, तो आर्ट एंड साइंस मेडिसिन को बताया जाता है कि बोथ आर्ट एंड साइंस। तो इसलिए मरीजों से प्रेम पूर्वक बात करना, उनकी सारी तकलीफें सुनना, ये हम लोग को बताया जाता था। ये आर्ट ऑफ मेडिसिन हुआ। और साइंस तो हुआ जब आप उसको देखेंगे, निदान करेंगे, कुछ छोटा मोटा जांच कराएंगे और तब उसके अनुसार औषधि लिखेंगे। आपके दृष्टि में संवाद ज़रूरी है? हाँ, बहुत जरूरी। मरीजों से बातचीत करना, उनकी सारी तकलीफ़ों को ध्यानपूर्वक सुनना, ये आधा इलाज इसी से हो जाता है। आपने कालाजार जैसी बीमारी के खिलाफ काफ़ी संघर्ष किया, एक लंबी लड़ाई लड़ी। उसके लिए आपको पद्मश्री जैसे और डॉक्टर B.C. रॉय जैसे सम्मान भी मिले हैं। तो उस ज़माने में आपके लिए ऐसा कोई चुनौतीपूर्ण वाक़या रहा हो, ऐसी कोई बात रही हो, उसके बारे में आप हमें बताएं। जब मैंने डॉक्टरी पास की 1955 में, उस वक्त मैं दीघा में ही प्रैक्टिस करता था। तो वहाँ कालाजार का बहुत प्रकोप नहीं होता था। इसलिए इसको कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि आप कोई मरीज है, उसको बुखार लग रहा है, उसको पेट में दर्द है, उसको उल्टी होती है, ये कौन कौन बीमारी में हो सकती है। तो उसमें कालाजार मैं लास्ट में सोचता था, क्योंकि हमारे इलाका दीघा में कालाजार बहुत रैम्पेंट नहीं था। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज में हाउस फिजिशियन हुआ तो बहुत से मरीज कालाजार के आते थे। हम लोग उसका एक्सटर्नल पंक्चर करते थे, नीडल से इस बोन से ब्लड निकाल के उसका जांच करते थे। हर एक हाउस सर्जन का ये कर्तव्य था। नेक्स्ट डे जब आते थे हमारे चीफ डॉक्टर दास, मधुसूदन दास, तो पूछते थे ब्लड जांच, यूरिन जांच, एक्सटर्नल पंक्चर का रिपोर्ट रेडी रखना पड़ता था, ना तो डांट पड़ती थी। तो बहुत डांटते नहीं थे। उनके गुस्सा का
प्रकटीकरण हम लोग जान जाते थे कि कैसे है। बोलते बड़े अच्छे आप। मरीजों की संख्या क्या रहती होगी उसमें? हाँ, बस इतना ही कहते थे, बड़े अच्छे आप। मैंने आप गड़बड़ कर दिया। सब चीज़ करा के एडमिशन हुआ शाम में ये चीज रात तक बैठ के सारा जो जांच वार्ड में हो सकता है वो करके रखना होता था जी। और उसका रिपोर्ट देना होता। अब बाद में और वो लिखते थे जांच, वो होता था। जांच ज़्यादा उस जमाने में होता नहीं था। डॉक्टर साहब, आप एक तरफ पूरे भारत के एक प्रख्यात डॉक्टर हैं और दूसरी तरफ आपने विश्व हिंदू परिषद को भी अपना समय दिया है, तो आप धर्म और विज्ञान को और उसके समन्वय को कैसे देखते हैं? जो मेडिकल प्रोफेशन है जी। उसके बारे में कहा जाता है कि इट इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। तो आर्ट में तो धर्म भी आ गया, जी। आपके कर्तव्य जो हैं वो आ गए। जी। और हम लोग को स्कूल से पढ़ाया जाता था कि मनुष्यों का कर्तव्य क्या है। तो धृति क्षमा दमो अस्त्य शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म रक्षण। क्या बात। तो डॉक्टरी में का जो सिद्धांत इसमें बहुत कुछ इस श्लोक में आ जाता है, हमको लगता है। सार तत्व ही। हाँ। जी। तो ये तो हुआ धर्म के प्रति झुकाव। और मेडिकल साइंस मेडिकल प्रैक्टिस में होता है, आप मरीजों पर दुख हरे, पर दुख दूसरों का दुख हरना, जी। ये एक अपने में बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। तो वो तो डॉक्टर को करना होगा। जी बिल्कुल। नहीं करेंगे, मरीज अच्छा नहीं होगा तो आपके पास आएंगे नहीं लोग। फिर एक चिकित्सक का ध्येय पूरा ही नहीं होगा। हाँ। और मेडिसिन इज बोथ आर्ट एंड साइंस, ये हमारे टीचर्स लोग पढ़ाते थे मेडिकल कॉलेज में। अब मान लिया कि आप बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े विद्वान हैं, मरीज आया, बात अपनी तकलीफ क्या है जी, बात बोला तो बोल रहा है उसी वक्त आला लगा दिया और कुछ लिख दिया, हो गया। ये चिकित्सा नहीं होती। हमारा अपना जो 1955 से तजुर्बा है, जी। अनुभव है, जी। वो कहता है कि आधी बीमारी मरीजों की ठीक हो जाती है अगर डॉक्टर उससे मधुर व्यवहार करे और उसकी सारी तकलीफ को ध्यानपूर्वक सुने। इससे मरीज का आधा कष्ट दूर हो जाता है और बाकी तो दवा है। आपने अखिल भारतीय राष्ट्रवादी हिंदू मंच की स्थापना की। डॉक्टरी जैसे व्यस्त पेशे में रहकर इतने बड़े संगठन को खड़ा करना, आपने कैसे इस चीज़ के लिए समय निकाला और इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था? तो अक्सर तो हम लोग को ड्यूटी आवर्स में ही किसी का डेथ हो गया, तो देखता था कि लाश को रख के महिला रो रही हैं दिन भर, कैसे इसको क्यों नहीं आप इनकी अंत्येष्टि क्रिया कहे कि बउआ डॉक्टर साहब पैसा नहीं है। तो हमको लगा कि बहुत से लोग, गरीब लोग जो अस्पताल में आते हैं, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए उनके पास पैसा नहीं बच पाता है, क्योंकि हम लोग दवाई लिखते हैं, दवा अस्पताल से बहुत कम मिला करती है, सब बाजार से लाना होता था उनको, उसी में सब पैसे खर्च हो गए। अब उसकी मृत्यु हो गई इलाज के बावजूद, बहुत दुखदाई। तो उसकी अंत्येष्टि के लिए उसके पास पैसा नहीं बचता था, इसलिए वो लाश को रख के वो महिला रो रही हैं और एक बेटा को भेजा किसी से कर्जा लेने के लिए, यही थी बात। तो हमको लगा कि इसके बारे में कुछ कहना चाहिए। तो ये तो बहुत बाद में, ये तो मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त की बात है। जब डॉक्टर बना तब मुझे लगा कि इसका कुछ समाधान होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने हिंदू मंच जो बनाया है, इसमें हम लोग लावारिस हिंदू लाशों की नंबर 1, या जो मरीज का अभिभावक कहता है मेरे पास अब पैसा ही नहीं, कैसे इसका करें, तो ऐसे लोगों को हम लोग उनकी अंत्येष्टि क्रिया
अपने ऊपर भार ले लिया है इस संस्था से। ये हमारी मिसेस गिन्नी जायसवाल हैं, अध्यक्ष हैं इस संस्था की। हम उसके पहले मैं था, तो हम मुझसे अच्छा इस कार्य को करते हैं ये, इसलिए इन्हीं को दिया गया है कर्तव्य। एनीवे, हम ये जो लावारिस मरीज आते हैं वो रेलवे से या थाना से या कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने देखा कोई लाश पड़ी हुई है और उन्होंने लाके हम लोग को कहा कि आपकी संस्था इसको करती है, कर दीजिए लावारी से, हमने तो सड़क से उठा के आपके पास लाया है। तो ये संस्था हम लोगों ने स्थापित की। उस वक्त प्रेरणा मुझे उसी वक्त मिली थी जबकि मरीज का डेथ हो जाता था वार्ड में और उसके पास पैसा बच पाता था नहीं, उसके पास पैसा नहीं बच पाता था। डॉक्टर साहब, अमूमन बहुत सारे चिकित्सक जो कि संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं, वहीं आपने खुद की ज़मीन दान में दे दी हिंदू तीर्थ भवन के निर्माण हेतु, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो मुझे माता जी से मिली थी। जैसा हमने आपको कहा कि एक बार छठ में हमारी माता जी मन्नत माना होगा कि हम लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, तो पटना कलेक्ट्रेट एरिया में जी। वो जो गंगा के किनारे जो थोड़ी सी जगह बचती थी उसी में लोग रहते थे, रह के आप पूजा करते थे, रात भर सोते थे। रात्रि का अर्घ्य भगवान सूर्य को डूबते सूर्य का दिया जाता है और दूसरे दिन प्रातः काल उगते सूर्य को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो रात भर सोना पड़ता था। मेरी माता जी ने एक बार मन्नत माना था कि हमको हो गया था ट्यूबरक्लोसिस, 4th ईयर में मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो उस जमाने में ट्यूबरक्लोसिस बहुत भारी बीमारी समझी जाती थी। तो मेरी माता जी ने मन्नत मानी थी कि मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा तो यहाँ कलेक्ट्री घाट में आके छठ की पूजा करेंगे। तो वही आई थी। शाम में एक अर्घ शाम में दिया जाता है सूर्य भगवान को, एक दूसरे दिन प्रातः काल में। तो मुझे खबर भिजवाया, उन्होंने खबर भिजवाया हमारे साथी से कि हमने ये मन्नत माना है और फलां तारीख को मैं आऊँगी पटना, ठहरने का कोई स्थान नहीं है, उसको कहो कि ठहरने का कोई स्थान इंतजाम करे। मेरे पास कहाँ इंतजाम था। तो खैर वहीं गंगा घाट के बगल में ये था, एक चबूतरा टाइप का बना हुआ था यहाँ से वहाँ तक, वहीं पर लोग सोते थे। छठ व्रती छठ का व्रत जो करने आते थे वो रात में पहला अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को, डूबते अर्घ का। डूबते सूर्य को नमस्कार करते हैं छठ में पहले दिन, और दूसरे दिन उगते सूर्य की। तो लोग रात में सोते हैं वहाँ। उसके लिए थोड़ी सी जगह नदी किनारे हरे जगह बनती है, वैसे थोड़ी सी बनी हुई थी। तो मेरी माता जी एक बार उन्होंने ये किया था, मन्नत माना था जब मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ था कि मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा तो मैं पटना आके छठ व्रत करूँगी। तो वही जो आई थी पटना, तो उन्होंने कहा कि देखो ना, बिछावन तो लाया लेकिन बहुत गंदगी है, सो तुम बोरा कुछ ले आओ। तो हमने मेडिकल कॉलेज में था तो बोरा का इंतजाम कर सकता था, तो बोरा लेके आया। आप बोरा में बिछावन करके वो छठ व्रत की थी। तो माता जी हमारी बहुत भगवान में विश्वास बहुत करती थी
और मैं बचपन से बहुत बीमार रहता था। हमारे पिताजी होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तो परीक्षा में जाता था ना तो दवा दे देते थे डायरिया का। हमको डायरिया बुखार सब बहुत हुआ करता था। तो यही बात है जिसके लिए हमारी माता जी हमेशा प्रयत्न करती थी। और हम लोग तो साधारण परिवार से आते थे, इसलिए बोरा पर हम लोग सर, सोते ये थे। हिंदू तीर्थ भवन जो है इसका निर्माण हुआ कहाँ? निर्माण तो हमारे ही जमीन पर हुआ। आपकी जमीन पे? हमने जमीन 3 कट्ठा जमीन दान में दे दिया और उस पर डॉक्टर मैंने संस्था तो वही अखिल भारतीय राष्ट्रवादी हिंदू मंच बनवाती है, लेकिन इसको बनवाने में मुख्य भूमिका डॉक्टर आनंद सिंह जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं बहुत मेहनत करते हैं। उन्हीं के मेहनत से ये वहाँ पर भवन बन रहा है। बन गया, वहाँ बन गया, लेकिन जमीन हमने दान दी थी। चलिए, 3 ये कट्ठा बहुत जमीन आदर्श है। काम आपने किया। जी। सर, आपने चुनाव भी लड़ा, आप सक्रिय राजनीति का हिस्सा भी रहे, तो आपको क्या लगता है कि एक चिकित्सक को केवल अपनी क्लिनिक तक सीमित रहना चाहिए या नीति निर्धारण के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मैं बहुत सालों से शायद 25-30 साल हो गया, सप्ताह में 2 रोज फ्री चिकित्सक का काम करता हूँ। पहले एक मेरा मकाम है उसमें आशियाना नगर में, 1 दिन वहाँ और 1 दिन पाटलिपुत्रा में मैं फ्री क्लिनिक करता था। तो सप्ताह में 2 रोज शाम में फुर्सत ही रहती है। बहुत बढ़िया। तो इसमें पॉलिटिक्स में थोड़ा भाग लेता था। आजकल कम ले पाता हूँ, अब उम्र हो गई 92 साल, तो उतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी रखता हूँ कि देश की राजनीति किस ओर जा रही है। तो अब इलेक्शन में नहीं लड़ सकता हूँ इस एज में, लेकिन लोगों को एक जानकारी देना उनको कि तुम्हारे देश की राजनीति किस ओर जा रही है, इसमें कैसे सुधार होना चाहिए। गोष्ठियाँ होती रहती है, उसमें हम लोग बोलते हैं, और उसमें कितना सुधार हुआ मुझे पता नहीं है। मैं मेरा तो एक ही इलेक्शन का तजुर्बा है, और जिस दिन मेरा नाम प्रपोज हुआ, टिकट मिला मुझे पार्टी से, तो 2-3 व्यक्ति आए, डॉक्टर साहब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ, तो बूथ लूट का इंतजाम हम करा देंगे, 2 लाख दीजिए, 5 लाख दीजिए, ऐसे ही होता था। और हमने कहा कि अगर कोई दूसरा आदमी भी बूथ लूटना है तो आप क्या करिएगा, तो उसको मार देंगे। हमने कहा बाप रे बाप, मृत्यु हो जाएगी मेरे इलेक्शन में, तो मैंने तो पूरा जीवन जेल जाते ही चलते बीत जाएगा। हमने कहा नहीं, इसे हमको नहीं करना। तो हमने सब कुछ नहीं किया। इलेक्शन में मुझे 3,50,000 वोट आए, 26,000 से मैं हारा था। उसके बाद फिर राजनीति में उतना सक्रिय नहीं रहा, धीरे धीरे उम्र बढ़ गई, तो अब केवल गोष्ठियाँ होती है उसमें मैं कुछ बोल देता हूँ और कुछ नहीं। अब एक्टिव राजनीति में अब नहीं हूँ। हाँ, अखबार, टेलीविज़न ये सब बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि देश की परिस्थितियाँ क्या हैं, उसमें कुछ हम लोग योगदान कर सकते हैं, उसमें सुधार के प्रति तो थोड़ा बहुत करते हैं। आजकल के जो चिकित्सक हैं जिन्होंने चिकित्सा को बिल्कुल कॉमर्शियलाइज कर दिया है, तो आपकी नज़र में सभी युवा डॉक्टर्स के लिए क्या परामर्श है कि वो इन चीज़ों से बचें? जो लोग अब हमारे यहाँ 2-3 डॉक्टर आते हैं डिफरेंट पार्ट से, कुछ दिनों तक मेरे साथ क्लिनिक में बैठ के
कुछ सीखते हैं डॉक्टरी, तो उनको मैं एक बात कहता हूँ कि देखो बाबू, अगर पैसा के पीछे भागोगे तुमको कभी पैसा नहीं होगा। अगर तुम सेवा करोगे, ये बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है, अपने से देता है। आप देश के ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं, आप देश विदेश भी गए, आपको कई बार वहाँ पे काम करने का मौका भी मिला, लेकिन आपने उन तमाम प्रपोज़ल को ठुकरा के पूरा जीवन बिहार को दिया। तो बिहार के प्रति जो ये आपकी आत्मीयता है, इसके पीछे कारण क्या है? फिर मैं कहूँगा कि ये प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली थी। उन्होंने, जब मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, उस वक्त मेरे पिताजी जीवित थे। उन्होंने कहा था, देखो बेटा, तुम डॉक्टर बनोगे तो बिहार में ही, पटना में ही, कहीं बिहार में ही रहना, क्या कहीं भी, जी। क्योंकि तुम यहीं जन्मे हो, यहीं के सामाजिक व्यवस्था के कारण तुमको पढ़ाई हासिल हो सकी, तो तुम बिहार की ही सेवा करना। मैंने यही किया। सर, आपके पास पद्मश्री जैसा सम्मान है, डॉक्टर बीसी रॉय जैसा सम्मान है और हज़ारों मरीजों का आशीर्वाद है आपके पास। तो ऐसा सफल जीवन जो आपके पास है, तो आपने अपने जीवन के लिए कुछ मूल मंत्र ज़रूर तैयार किए होंगे। तो हमारे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? सफलता का मूल मंत्र दो, जो मुझे पिताजी से मिली थी। नंबर 1 मेहनत, नंबर 2 साइंटिफिक आउटलुक। तो साइंटिफिक आउटलुक तो डॉक्टरी का सब तजुर्बा होते होते हो जाता है, कुछ शिक्षकों के द्वारा प्राप्त हुआ, कुछ किताबों, जर्नल्स, इनसे मिलता है। और दूसरा जो था इकोनॉमिक गेन्स प्लस आशीर्वाद। आशीर्वाद का हमको बहुत भगवान ने बहुत लोगों का आशीर्वाद हमको दिया है, और उसी का फल है कि देखिए हमारा पैर दोनों खराब हो गया एक्सीडेंट में। एक बार इंग्लैंड में एक्सीडेंट हुआ, उसमें 12 हड्डियाँ मेरी टूटी थी। उस वक्त मैं जवान था, 2 साल में ठीक हो गया। इस बार तो यहीं गिरा, ऐसे हड्डी टूट गई जिससे खड़ा नहीं हो सकता हूँ। तो आशीर्वाद बहुत मिला, बहुत मिला, मरीजों से या बुजुर्गों से। मरीजों से आशीर्वाद बहुत मिला। मेरे यहाँ पेशेंट लोग आते हैं, मोस्टली मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास। उन लोगों के पास पैसा बहुत नहीं, लेकिन आशीर्वाद बहुत है। तो खूब आशीर्वाद देते हैं हम लोग को। आपके द्वारा कुछ लिखित पुस्तकें भी हैं समाज में प्रस्तुत, हाँ, तो उन पुस्तकों मैंने के बारे में बताइए। 8 पुस्तकें लिखी हैं, कुछ जनरल, कुछ डॉक्टरी के बारे में, और कुछ समाज के बारे में। तो जैसे शतायु स्वस्थ भव, ये तो डॉक्टरी के बारे में हुआ। जी। कैसे आप 100 वर्ष तक जीवन व्यतीत करेंगे, उसके लिए जो मेरा तजुर्बा है। जी बिल्कुल, उसके लिए आप आदर्श हैं सर। हाँ, जी। और ये हमने लिखा था इंडिया फर्स्ट। अमेरिका के प्रेसिडेंट का जिस दिन इनाग्रेशन हो रहा था, जी। कुछ स्पीकर ने कहा था कि यूएसए, हाउ यूएसए फर्स्ट, द एम ऑफ यूएसए फर्स्ट विल बी अचीव्ड, अब बेचारा लेक्चर दिया था। तो हमने उसी में कहा कि हमने लिख दिया इंडिया फर्स्ट, और इसमें सारी चीज़ें लिखी कि कैसे आप इंडिया को वर्ल्ड में अग्रणी बना सकते आगे हैं, बढ़ा आगे ले जा सकते सकते हैं। और सर के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि दमखम वही, चमचम वही, घर घाट वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। कमाल के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर SN आर्या, और इनके जैसे और भी कई व्यक्तित्व जिनसे हम आपको आगे मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।